तभी अचानक ट्रांसमिशन कट होकर सन्नाटे में बदल जाता है और उसकी जगह गूंजती है जाता है किसी की दहाड़ती हुई आवाज से जो हैन फंग को पुकार रही है। वो लड़का ठंड से कांपते हुए दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। उस छेद के जरिए पता चलता है कि बाहर उसकी क्रश यूना खड़ी है, जो ठंड से बेहाल है और ठीक से बोल भी नहीं पा रही। वो बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देता है ताकि देख सके कि वो ठीक है या नहीं, और तुरंत ही उसे अंदर बुला लेता है। तभी एक कहानी में एक अनपेक्षित मोड़ आता है। अचानक आगे बढ़कर उसे चूम लेती है, जिससे हैन फंग पूरी तरह हैरान और दंग रह जाता है। वो पूरे दिल से उसे किस कर रही थी, क्योंकि जब वो पीछे हटती है तो भाई के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचते, और वो समझ नहीं पाता कि अचानक उसे क्या हो गया है। याद रहे वो उसकी क्रश थी, तो अंदर ही अंदर हमारा हीरो खुद को किसी गिगा चैट से कम नहीं समझ रहा होगा कि आखिरकार उसने बाजी मार ली। इसी पल हयूना अपने प्यार का इजहार करती है और बताती है कि वो हमेशा से उससे प्यार करती थी। इस खौफनाक तबाही का सामना करने के बाद उसे समझ आया है कि सिर्फ उसके जैसा इंसान ही दूसरों की सच में परवाह करता है। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए हयूना उसका हाथ अपने जिस्म पर रख देती है ताकि वो उसकी तेज धड़कनों को महसूस कर सके, और कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हाँ, यही वो हनी ट्रैप था जिसमें हमारा हीरो बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि जब वो अपनी ही ख्याली दुनिया में खोया हुआ था, तब यूना अपनी जांघों को उसके पैरों के बीच रगड़ते हुए उसे अपनी भावनाओं में और भी ज्यादा मदहोश और लापरवाह बना देती है। वो भी अपनी फीलिंग्स बयां करते हुए कहता है कि भले ही वो उसके लिए पूरी दुनिया है, लेकिन इस वक्त उनका इस तरह बर्ताव करना ठीक नहीं है। दिमाग से बहुत तेज थी। वो हमारे हीरो को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है ताकि वो इस पल को महसूस कर सके। खुशी से झूमते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। इस पल वो किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड महसूस कर रहा है। लेकिन तभी हमारे हीरो की अपनी क्रश के साथ पहली किस पूरी भी नहीं होती कि उसके कमीने बॉयफ्रेंड ने आकर उसका सिर फोड़ दिया। सिर पर पड़े उस भारी वार से उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है। बेचारा दर्द से तड़प रहा होता है, जबकि ह्यूना अपना डर जताती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सच में किसी का बेरहमी से कत्ल कर देंगे, पर उसका बॉयफ्रेंड उस कमीनी को याद दिलाता है कि वो मासूम बनने का नाटक न करे। जब शुरू से ही दोनों जानते थे कि इस लड़के का खेल खत्म करना ही होगा, वे हैन फंग को जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे। खासकर इस तबाही के दौर में जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसकी फिक्र करने के बजाय वो हैन फंग के सारे रिसोर्सेज और लूट का माल पाकर अपनी खुशी मना रहे थे। और जहां तक उस भले इंसान का सवाल है जिसने किसी पर रहम दिखाने की कोशिश की थी, तो भाई वो इस वक्त अपने ही खून में लथपथ, हिलने डुलने के काबिल भी नहीं बचा है और बुरी तरह धूल चाट रहा है। मौत का साया उस पर मंडरा रहा है, और मरते मरते वो आखिरी चीज देखता है ह्यूना को, जो अपने मर्द के साथ खुशियां मना रही है। उसकी ये दर्दनाक मौत सिर्फ एक बेरहम औरत की साजिश की वजह से हुई थी। इसलिए अपने आखिरी पलों में वो एक कसम खाता है, अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो कभी किसी का खिलौना नहीं बनेगा जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। जैसे ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, वो खौफनाक एहसास अचानक बदल जाता है एक चमकती हुई गर्म रोशनी से, अपने और करीब। पहले तो उसे लगता है कि ये उसके स्वर्ग जाने का रास्ता है, लेकिन तभी उसकी ये मासूम उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि उसकी रूहानी बॉडी को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है और वो 100 टुकड़ों में बिखर जाती है। इस खौफनाक मंजर के खत्म होते ही वो अचानक हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर उठ बैठता है। उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर है, और वो अपने आसपास की जगह को देखकर हैरान है। अभी कुछ सेकंड पहले तो हैन फंग मौत के मुंह में जा रहा था, और अब वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ वही ठीक नहीं है, बल्कि ये दुनिया भी बिल्कुल सही सलामत है। यहाँ तबाही का कोई नामो निशान नहीं है। करीब आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी सूरज की धूप उतनी ही सुहानी है। ये एक ऐसी गर्माहट थी जिसे दोबारा देखने की उसने उम्मीद भी नहीं की थी। कैलेंडर देखने पर हैन फंग को पता चलता है कि आज 28 जून है, जबकि पुरानी टाइमलाइन के हिसाब से तबाही की शुरुआत 15 जुलाई को होनी थी। इसका मतलब साफ था कि मौत के बाद वो टाइम ट्रैवल करके तबाही शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले वापस आ चुका है। उसके चेहरे पर हैरानी, अचंभा और उलझन के भाव साफ देखे जा सकते हैं। जाहिर है उसने दोबारा जिंदा होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस बार वो कुछ बदलावों के साथ वापस आया है। जरा उसके इस लाल चमकते हुए हाथ को तो देखो। जब से हैन फंग को होश आया है, उसका हाथ लगातार लाल रंग में चमक रहा है। वो उसे झटकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उस एहसास की बात करें तो वो चमक काफी गर्म महसूस हो रही है, और उससे कोई दर्द भी नहीं हो रहा। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है। तभी हैन फंग को अचानक छींक आ जाती है, जिससे एक और दिलचस्प मोड़ आता है।
जो हाथ अभी एक सेकंड पहले लाल था, वो अब चमकीले हरे रंग में चमकने लगा है, जिससे उसकी उलझन और बढ़ जाती है। पर इस बार एक फर्क है, क्योंकि हैनफंग अपनी इस चमकती हुई ताकत पर कंट्रोल खो देता है, जिससे वो रोशनी और भी बड़ी होने लगती है। घबराहट और हड़बड़ी में वो अपनी इस नई मुसीबत को बस देखता रह जाता है। वो फैलती हुई चमक अचानक उसके हाथ में सिमटने लगती है। इस हरी चमक का बर्ताव उस लाल वाली से काफी अलग और अजीब है। आराम से बैठते हुए वो अपनी एनर्जी में अचानक आई भारी गिरावट। हाँ, जब से वो हरी रोशनी एक्टिवेट हुई है, उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा थक चुका है। हाथ झटकते हुए हैन फंग को अचानक एक बात समझ आती है। ये तो बिल्कुल उन शानदार मैनहुआ कहानियों जैसा है जो वो पढ़ा करता था। ठीक उसी तरह हमारा हीरो दोबारा जिंदा हुआ है और इस बार उसके पास कमाल की पावर्स है। तो अपनी पावर टेस्ट करने के लिए हमारा भाई एक चाकू निकालता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। पर मजे की बात तो ये है कि कुछ भी उसके हिसाब से नहीं होता। चाकू पर कोई असर नहीं होता और वो वहां किसी जोकर की तरह खड़ा रह जाता है। और तो और एनर्जी खत्म होने की वजह से उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। फ्रिज को चेक करना भी बेकार साबित होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। हालात उसकी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। उसे कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, वरना वो फिर से बेहोश हो सकता है। तभी उसकी नज़र भुने हुए सोयाबीन के जार पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। इकलौते ऐसे स्नैक्स जिन्हें इस कयामत के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ही ये कोई भरपेट खाना नहीं है, पर फिलहाल के लिए इतना काफी है। उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, वो सोयाबीन अचानक फूटकर एक बड़े से पौधे में बदल जाता है। उसके हाथ से वो चमकती हुई हरी रोशनी गायब हो चुकी है और उसकी थकान भी मिट गई है। हैन फंग को समझ नहीं आता कि इसका उन सोयाबीन से कोई कनेक्शन था या फिर ये उसने खुद किया है। वो एक बीन स्प्राउट उठाता है और उसे खोलकर देखता है और उसे एहसास होता है कि यही उसकी नई सुपर पावर है। इससे काफी इम्प्रेस है और इस पर अच्छे से रिसर्च करना चाहता है। लेकिन अपनी मौजूदा हालत को देखते हुए उसे सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें संभालनी होंगी। पहली चीज है राशन और सामान जमा करना, ताकि कयामत के दौरान उसे किसी चीज की कमी न हो। और वो निकल पड़ता है सुपरमार्केट की तरफ। अगले ही सीन में वो आगे बढ़ रहा है, पल वो खुद को एक भारी भीड़ के बीच पाता है, जहां सब अपनी ही धुन में खोए बातें कर रहे हैं। हैन फंग थोड़ा उलझन में है और अपने विचारों को समेटने की कोशिश करता है। अब तक उसे दो तरह के चमकते हुए हाथ मिले हैं, जिनमें से हरा वाला काफी अनस्टेबल है और उसे बहुत थका देता है। और फिर आता है आखिरी हिस्सा, जो शायद सबसे दिलचस्प है। जैसे ही उसने अपने चमकते हाथ से सोयाबीन को छुआ, वो तुरंत बीन स्प्राउट्स में बदल गए। वो अभी भी अपनी इस ताकत की बारीकियों को समझ नहीं पा रहा है, जिससे वो थोड़ा चिढ़ जाता है। जब वो इसी सोच में डूबा हुआ था, तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ती है। ह्यूना, वही कमीनी औरत जिसने पिछली जिंदगी में उसे धोखा दिया था, अब उसके सामने खड़ी है। वो दिखने में भला की खूबसूरत है, पर यही तो मुसीबत है। उसके चक्कर में पड़ने का मतलब है सीधे मौत के कुएं में जमीन पर। हैन फंग उसे इस तरह दोबारा अपने सामने देखकर काफी हैरान रह जाता है। उसकी क्रश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ली ह्यूना पिछले लगातार 3 सालों से उसका एक तरफा प्यार रही है। उसे पटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, पर दिल ही दिल में हमारा हीरो जानता था कि वो उसके लिए बस एक बैकअप ऑप्शन था। और अब जो कुछ उसके साथ हुआ, जिस तरह उसने धोखा देकर बेरहमी से उसका कत्ल करवाया, उसे याद करके उसका खून खौल उठता है। उसका पूरा शरीर गुस्से से भर जाता है। लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद के अपने हालातों को देखते हुए वो किसी पर यूं ही भड़कने वालों में से नहीं है। हैन फंक खुद को दिलासा देकर शांत करता है, इस उम्मीद में कि वो अपना बदला किसी और दिन सही तरीके से लेगा। फिलहाल तो उसे राशन इकट्ठा करने पर ध्यान देना है। उसकी तरफ फिक्र जताती है और उसका ध्यान खींचने के लिए अपना हाथ हिलाती है, क्योंकि वो ख्यालों में खोया हुआ लग रहा था। उसके साथ तमीज से पेश आने की पूरी कोशिश करते हुए वो ह्यूना की तारीफ करता है कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि वो उसे देखता ही रह गया। इस पर वो उसे मीठी मीठी बातें करने वाला कहती है और उसे लगता है कि ये उसे शॉपिंग पर साथ चलने के लिए इनवाइट करने का एक अच्छा मौका है। उनकी इस कोशिश के बावजूद उसे सीधा रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि वो ह्यूना को ऐसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है जैसे वो वहां हो ही ना। इससे उसे इतना तगड़ा झटका लगता है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। असल में हैन फंक अच्छी तरह जानता था कि वो इतनी मीठी बनकर उसे सिर्फ इसलिए बुला रही थी ताकि उसे अपना पर्सनल एटीएम बनाकर मुफ्त का राशन बटोर सके। पर अब वो किसी का पालतू बनकर रहने से साफ इनकार कर चुका था, इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला था।
वाल्डेमार शॉपिंग प्लाजा इस इलाके का सबसे बड़ा और हर सामान से भरा हुआ सुपरमार्केट माना जाता है। पिछली टाइमलाइन में जैसे ही वो बर्फीली तबाही शुरू हुई थी, ये पूरी जगह एक ही रात में साफ कर दी गई थी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसे इतनी बेरहमी से किसने लूटा था। लेकिन फिलहाल हैंड फंक का मकसद जितना हो सके उतना राशन और सामान जमा करना है। दिमाग से तेज होने की वजह से उसे एक सर्वाइवल गाइड की लिस्ट मिली है, जिससे वो अपनी जरूरत का सारा सामान ले सकता है, जैसे खाना, सर्दियों के कपड़े, दवाइयाँ, रोजमर्रा की चीजें, ईंधन और कई दूसरी काम की चीजें। खैर, शॉपिंग लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन तभी सामने आती है दूसरी बड़ी मुसीबत कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब वो इसी बात पर उदास बैठा था, तभी उसे अचानक एक मैसेज मिलता है कि वो इस साल के लिए पूरे 1,70,000 युआन का एक बड़ा लोन लेने के लायक है। आखिरकार ये वही लॉटरी टिकट था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। वैसे भी इस तबाही के दौर में भला कौन कर्ज चुकाने वाला है। इसलिए इंटरनेट पर जितनी भी लोन ऐप्स मिली, उन सब का इस्तेमाल करके हैनफंग अपनी उंगलियां चलाने लगा, ताकि वो हर मुमकिन जगह से लोन ले सके। अब सीन शिफ्ट होता है ह्यूना पर, जो आज उसके बर्ताव से बुरी तरह चिढ़ी हुई है। इस घमंडी औरत को ये बात हजम ही नहीं हो रही कि उसके पर्सनल चमचे ने उसे इस तरह मना कैसे कर दिया। ये उसके घटिया बर्ताव को साफ दिखाता है, पर जिसने पिछले जन्म में उसे जान से मरवा दिया हो, उसके बारे में और क्या ही कहना। यूना वो हैनफंग को एक बिना गाड़ी वाला घटिया लूजर कहकर कोस रही है, और आगे कभी भी उससे तमीज से बात करने का उसका कोई इरादा नहीं है। और शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर हॉर्न बजाती है। यूना हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जिसके बारे में वो बकवास कर रही थी। हैन फंग है। वो उसके पास बात करने आता है और बताता है कि उसने अभी अभी ये गाड़ी खरीदी है। आखिर उसके पापा अमेरिका में खूब पैसा छाप रहे हैं, तो ऐश करने के लिए बेटे को कुछ पैसे भेजना तो बनता ही है। वो उसे ये भी बताता है कि वो अपने पापा को एयरपोर्ट छोड़ने में बिजी था। ये बात सुनकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है, और वो सोचने लगती है कि उसने किसी जरूरी काम की वजह से ही उसे मना किया होगा। वो ऐसे जरूरी वक्त पर उसे बाहर चलने के लिए कहने पर माफी मांगती है। हमेशा की तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए वो रोने का नाटक करके क्यूट बनने की कोशिश करती है, और शिकायत करती है कि वो कितना बेरहम था। फंग का रिएक्शन भी देखने लायक था। पहले तो वो उसे पगली कहता है, और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि वो ह्यूना जैसी लड़की को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए बहुत मायने रखती है। वो घमंडी उस लड़की को लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई है, इसलिए वो फिर से उसके जज्बातों से खेलने लगती है। वो उसे मैनिपुलेट करने के लिए कहती है कि वो भी उसके लिए वैसा ही महसूस करती है, और फिर साथ में फिल्म देखने और अच्छे डिनर पर चलने की बात करती है। लेकिन जैसे ही वो ये सब कह रही होती है, हमारा हीरो उसे ठेंगा दिखाता है और पहले ही अपना सामान समेटने में लग जाता है। वो बड़बड़ाता है कि वो वापस ले जाने वाले सामान को लेकर कितना बिजी है। यहाँ तक कि यूना भी हैरान रह जाती है कि उसने अचानक इतना सारा सामान क्यों खरीद लिया। बदले में हैन फंग बड़े कूल अंदाज में कहता है कि उसका मन था इसलिए खरीद लिया। उसकी उम्मीदें बढ़ाने के लिए वो उससे कहता है कि वो ह्यूना के लिए भी एक गिफ्ट लाया है। खुशी से फूली न समाते हुए वो बाद में गिफ्ट देखने की उम्मीद में अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। जाते जाते ह्यूना के चेहरे पर एक बड़ी ही संतुष्ट मुस्कान है। उसे लगता है कि उसने अपना काम बखूबी कर दिया। लेकिन वो नहीं जानती कि हमारे हीरो के चेहरे पर भी ठीक वैसी ही मुस्कान है। वो दोनों ही एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और बात यह है कि वो अपने इस गुप्त खजाने का राज कभी किसी को नहीं बताने वाला। इस भयानक कयामत में जिंदा बचने का यही उसका इकलौता रास्ता है। जब वो वक्त आएगा जब पूरी दुनिया तबाही और निराशा में डूब जाएगी, तब हैन फंग उस कमीने से जिसने उसे मारा था और साथ ही यूना से अपना पूरा बदला लेने का इरादा रखता है। वो ये भी मानता है कि इस वजह से वो इस बार कयामत का मजा लेने के लिए काफी एक्साइटेड है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि यूना की लंका लगने वाली है, और जब ऐसा होगा तो देखने में बड़ा मजा आएगा। कयामत का वो दिन अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। उस दिन पूरी धरती भारी बर्फ की चादर से ढक जाएगी, और तापमान गिरकर करीब -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अगले 1 महीने के दौरान तापमान धीरे धीरे और गिरता चला जाएगा, जो करीब -70 डिग्री तक पहुंच जाएगा, और पूरी दुनिया बर्फ की मोटी परत से ढक जाएगी। ऐसे में बाहर कदम रखना भी नामुमकिन हो जाएगा, और यही वजह है कि खाना इतना जरूरी है। वो सारा सामान अपने अपार्टमेंट में ले आया है, और उसे अच्छे से ढककर पैक कर दिया है, ताकि किसी को भी उसके राशन जमा करने का शक न हो। जो सामान सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था, उसे वो रात के अंधेरे में शिफ्ट करने का फैसला करता है, जब आसपास कोई न हो। कयामत के दौरान दूसरी बड़ी मुसीबत बिजली की होगी। पावर सप्लाई बंद होने पर ईंधन की जरूरत पड़ेगी,
और किस्मत से हैन फंग ने पहले ही पूरे 1 साल का ईंधन खरीद लिया है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अपनी अगली मुसीबत से निपटने के लिए वो जानता है कि हीटिंग सिस्टम काम नहीं करेंगे, इसलिए वो एक कंस्ट्रक्शन क्रू को बुलाकर अपने घर में जरूरी बदलाव करवाता है ताकि उसका घर आने वाली कयामत को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। उसने राशन और इन्वेंट्री के लिए एक खास कमरा तैयार किया है ताकि किसी को उस पर शक भी ना हो और वो जब चाहे अपनी जरूरत का सामान निकाल सके। जब तक उसकी सारी तैयारियां पूरी हुई, तब तक 14 जुलाई आ चुकी थी। अब तापमान के जानलेवा हद तक गिरने में सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा था। अपनी सारी तैयारियां पूरी करने के बाद उसकी चेकलिस्ट का आखिरी काम था अपनी सुपर पावर को समझना। इस बर्फीली कयामत में बिना जमे जिंदा बचने के लिए हैन फंग भी जानता है कि सिर्फ राशन के भरोसे काम नहीं चलने वाला। और यहीं पर उसकी पेड़ पौधों वाली ताकत उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आती है। उसके सामने वही सोयाबीन रखे हैं जिन्हें उसने अपनी ताकतों से उगाया था, और अब वक्त था इनके टेस्ट का। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे अभी तक अपनी इस एबिलिटी को एक्टिवेट करने का सही तरीका नहीं पता था। खैर जो भी हो, हैन फंग एक चम्मच भरकर खाने का फैसला करता है और मन में डर होने के बावजूद उम्मीद करता है कि ये खाना कम से कम खाने लायक तो हो। आधी प्लेट खत्म करने के बाद ये साफ हो जाता है कि इन बीन्स का कोई बुरा असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब था कि वो इस ताकत से बिना किसी खतरे के खाना उगाकर खा सकता है। लेकिन सबसे पेचीदा काम ये समझना था कि आखिर उसका हाथ इस तरह क्यों और कैसे चमकता है। अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से उसने अभी तक अपनी इस एबिलिटी को सिर्फ सोयाबीन पर ही आजमाया था, इसलिए वो अपना फ्रिज चेक करता है ताकि किसी दूसरी सब्जी पर भी इसे ट्राई कर सके। और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी एक थका हुआ और कमजोर महसूस करता हुआ हैन फुंग अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि क्या वो अभी अभी बेहोश हो गया था। उसके हाथ में ब्रोकली है और पूरा किचन सब्जियों से बिखरा पड़ा है। अपनी ही ताकत के थका देने वाले असर की वजह से ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। अब तक की यही इकलौती कमी थी। पहले वाले सोयाबीन खाते हुए वो सोचता है कि इस तरह उसने अपनी काबिलियत के बारे में कुछ नया सीख लिया है। तो चलिए बात करते हैं कि उसके बेहोश होने से ठीक पहले आखिर हुआ क्या था। उसने अपनी ताकत का टेस्ट लेने के लिए बहुत सारा सामान मंगवाया था और उसे अलग अलग पौधों पर आजमाया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ पौधों पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन बाकी चीजों की बात करें जैसे कि बीज, तो वो पूरी तरह से पौधों में बदल चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने सोयाबीन के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तीसरी कैटेगरी भी थी। उनमें से कुछ पौधे तो सीधे उसके हाथ में ही फट गए। और ऐसा क्यों हुआ, ये अब भी एक रहस्य था। हैनफुंग को वहां कुछ जली हुई चीजें भी मिलती हैं जो फटने के बाद बिल्कुल कोयले जैसी दिख रही थीं। ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि इन चीजों को जमा करके बाद में खुद को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इस तरह उसने आने वाली भयानक तबाही में खुद को गर्म रखने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढ निकाला था। एक्साइटेड होकर उसने अपनी ताकत को और निखारने और कुछ और चीजों पर एक्सपेरिमेंट करने पर ध्यान लगाया। हालांकि शुरू में वो नाकाम रहा, पर जैसे ही हैंड फेंग अपनी ताकत पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, वो जादुई असर साफ दिखने लगता है और उसे वो मिल जाता है जो वो चाहता था। उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा था। प्रेजेंट में आते हैं। वो अपनी ताकत के इस अजीब लॉजिक को लेकर काफी उलझन में था कि कुछ पौधे काम करते हैं और कुछ नहीं। ये समझना वाकई मुश्किल था कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। फिर भी इस तजुर्बे से उसे अपनी ताकत को जगाने का असली तरीका समझ आ गया था। ये असल में उसकी चेतना से जुड़ा था। इसलिए वो ध्यान लगाकर खुद को कुदरत के साथ एक करने की कोशिश करता है। एक ऐसा एहसास जो उसके दिमाग और शरीर को पूरी तरह जोड़ देता है। उसकी इस कल्पना का नतीजा आखिरकार कामयाब रहता है, क्योंकि आंखें खोलते ही फेंग अपने चमकते हुए हरे हाथ को देखकर खुश हो जाता है। इससे उसका ये शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी ताकत उसकी चेतना से ही जुड़ी है। इसे और अच्छे से टेस्ट करने के लिए अपनी इस ताकत को मीट के टुकड़ों पर आजमाने की कोशिश करता है ताकि तसल्ली हो सके। लेकिन बेचारे को तब निराशा हाथ लगती है जब ये मीट पर काम नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पेड़ पौधों के भरोसे ही काटनी पड़ेगी। पूरा ध्यान लगाने और अपनी ताकतों के आगे गिड़गिड़ाने के बाद भी कुछ नहीं होता। इससे वो फिर से सोच में पड़ जाता है। आपको उसकी मेडिटेशन टेक्निक याद है ना? जब वो ऐसा करता है तो उसे दो अलग रंग दिखाई देते हैं, एक लाल और दूसरा हरा। और अब तक उसने सिर्फ हरे रंग पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस बार वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है ताकि अपने दिमाग को अपनी दूसरी ताकत से जोड़ सके। लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब उसका हाथ लाल चमकने लगता है और उस मीट पर असर डालता है।
जिससे वो एक अजीब और घिनौने कांटेदार टुकड़े में बदल जाता है, जिसे पहचानना भी मुश्किल था। इस असर से बेहद घिन महसूस करते हुए उस मीट को जमीन पर फेंक देता है और उसे दोबारा देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यह फेंग उस मीट को चुटकी से पकड़ता है और फिर से उठाता है, ये सोचते हुए कि क्या मीट ने उसकी लाल रोशनी पर रिएक्ट किया था। ऐसा भी लग रहा था जैसे वो मीट ठीक से पक गया हो, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये लाल रोशनी सिर्फ चीजों को गर्म करने के काम आती है। अपने हाथ को फिर से देखते हुए उसे कुछ एहसास होता है। ऐसा नहीं था कि वो मीट पक गया था, बल्कि ये तो उसका उल्टा था। ये चीज असल में सड़ने और गलने की तरफ बढ़ रही थी। इस खुलासे से उसे एक नई बात पता चलती है। हरी रोशनी विकास की रफ्तार को बढ़ा देती है और लाल रोशनी उसे बहुत धीमा करके सड़ने की तरफ ले जाती है। इन दोनों को मिलाने की कोशिश में वो मीट को अपने हाथों के बीच कसकर पकड़ लेता है। पीली रोशनी चमकती है और वही मीट पहले से कहीं ज्यादा बड़े टुकड़े में बदल जाता है। लेकिन इससे वो सोचने लगता है कि उन सोयाबीन का क्या हुआ जो उसके हाथ में थे। वो गायब हो चुके थे, जिसका मतलब शायद ये था कि वो किसी तरह मीट के साथ मिल गए। हैनफिंग अपनी इस ताकत के नतीजे को देखकर सच में हैरान रह जाता है, क्योंकि करीब से देखने पर उसे समझ आता है कि ये मीट अब तक का सबसे ताज़ा मीट बन चुका था। वो काफी एक्साइटेड है और इसे एक बार फिर से ट्राई करना चाहता है। उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि ब्रो इस बार इतनी बुरी तरह फेल होता है कि सब कुछ काला पड़ जाता है। वो गुस्से में अपने हाथ जमीन पर पटकने लगता है, लेकिन आखिरकार वो खुद को शांत करता है। अपनी ताकतों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके पास अभी बहुत वक्त है। वो खुश है कि सिर्फ एक ही दिन में उसे इतनी सारी अलग अलग चीजें जानने को मिल गईं। काश वो इस ताकत पर पूरी तरह महारत हासिल कर पाए। ब्रो को लगता है कि वो सुपरमैन बनकर दुनिया के शिखर पर राज करेगा, पर तभी इस बेवकूफ को एहसास होता है कि जान बचाने के लिए सिर्फ खाना ही काफी नहीं है। इस वक्त उसे दूसरे इंसानों से बचने के लिए एक हथियार की जरूरत है। और जैसे ही वो हथियार खरीदने बाहर जाने की सोचता है, तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है। तबाही शुरू हो चुकी है। पिछली बार की ही तरह दुनिया में जुलाई के महीने में भी बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। फिर भी वो बाहर निकल पड़ता है, क्योंकि उसका मानना है कि तापमान -45 डिग्री पहुंचने से पहले एक बंदूक ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन देश में बंदूक खरीदना गैरकानूनी है, तो वो इसे आसानी से खरीद भी नहीं सकता। जब वो इसी सोच में डूबा होता है, तभी उसे ब्रोकली जैसे बालों वाला एक छपरी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो शिगांग लीडा ग्रुप के लाओ वांग का छोटा भाई है। वही घिसा पिटा तरीका कि मेरे भाई के पास तुझसे ज्यादा पैसा है, जो अक्सर लोग फालतू की बहसों में जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हन फुंग इस जोकर को उसके बकवास फैशन स्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं पहचानता है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि लोगों ने इस बंदे का नाम होमलेस जो रख दिया है। बात करते हैं लाई जी यानी होमलेस जो की, जो उसी के पड़ोस में रहता है। ये बंदा एक ठेकेदार के रूप में जाना जाता है, जिसके आसपास के हर इंसान से संपर्क है। लोग उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या चल रहा है, और वो ऐसे दिखाता है जैसे वो इस इलाके का सबसे बिजी आदमी हो और अपने बड़े भाई के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगा हो, जबकि उसके पास कोई नौकरी तक नहीं है। और वो हमेशा फोन पर रोता रहता है, जैसे किसी $1,000,000 प्रोजेक्ट के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम ना हो। इस बंदे को देखकर हन फुंग सोचता है कि क्या ये बेवकूफ उसे वो हथियार दिलाने में मदद कर सकता है जिसकी उसे जरूरत है। होमलेस जो के पास जाकर उसे ग्रीट करता है और ऐसे जताता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। पर असल बात तो ये है कि ये बंदा हमारे हीरो को बिल्कुल भी नहीं जानता। हन फुंग खुद को श्याओ हन बताता है और उसके घमंड का फायदा उठाते हुए ऐसे नाटक करता है जैसे वो पुराने बिछड़े दोस्त हों, जिन्हें एक दूसरे को याद रखना चाहिए था। वो बेघर बेवकूफ इस जाल में फंस जाता है और याद न रख पाने के लिए माफी मांगता है, खासकर तब जब उसके पास काम का इतना बोझ हो। हन फेंग अपने आसपास देखता है और तुरंत उस छपरी के करीब जाकर उसे अपनी पूरी सिचुएशन समझाता है। जब वो अपनी बात पूरी करता है, तो होमलेस जो को एक जबरदस्त झटका लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इस बंदे को बंदूक की क्या जरूरत है। इस मोड़ पर हन फेंग के पास कोई जवाब नहीं सूझता। इससे पहले कि वो कोई ढंग का बहाना बना पाता, वो ब्लॉन्ड गुंडा उसे चेतावनी देता है कि बंदूकों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। भले ही उसके पास ऐसे संपर्क हैं जो हथियार दिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होमलेस जो किसी तरह के खतरनाक झमेले में पड़ने के मूड में है। हैनफंग अपने हालात साफ करता है कि उसे ये अपनी आत्मरक्षा के लिए चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं। वो एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है कि कैसे काम पर जाते वक्त उसका सामना एक आदमी से हुआ था। दोनों अपनी अपनी बाइक पर थे और उस आदमी ने बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर थूक दिया था।
है। इससे उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने उस जोकर को आड़े हाथों लिया और सबके सामने उसकी जमकर कुटाई कर दी। उसे जलील करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो आदमी खुन्नस खा गया और धमकी दी कि वो अपने दोस्तों के साथ वापस आएगा। और फिर ठीक अगले ही दिन पूरी गैंग ने मिलकर उस भाई की बैंड बजा दी। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और हनफुंग को ऊपर से नीचे तक अच्छे से कूट दिया। पिटाई के बाद से ही वो अपनी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा का कोई हथियार पास रखना चाहता है। खुशकिस्मती से होमलेस जो को उसकी कहानी सुनकर हमदर्दी होती है और वो इस बात का बतंगड़ बना देता है कि किसी पर थूकना सच में हद पार करना है। उसका मानना है कि ऐसे बर्ताव के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। हन फुंग को लगने लगता है कि शायद ये बंदा उसकी शिकायत का असली मुद्दा ही भूल गया है। होमलेस जो किसी मसीहा की तरह उसके गले में हाथ डालता है और वो मदद करने का वादा करता है। वो अपने बड़े भाई को फोन करने वाला है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हन फुंग खुश है कि चीजें उसके हिसाब से चल रही हैं। जो सलाह देता है कि वो हन फिंग की गाड़ी ले ले, क्योंकि उसकी खुद की लग्जरी कार अभी सर्विसिंग के लिए गई हुई है। हन फिंग को इससे कोई दिक्कत नहीं होती और वो होमलेस जो को दिखाता है कि उनके पास जाने के लिए एक बढ़िया गाड़ी मौजूद है। रास्ते में गाड़ी चलाते समय होमलेस जो हैरान होकर गाड़ी की कीमत पूछता है। हमारा हीरो बताता है कि ये उसे $700,000 की पड़ी, जो उसकी नज़र में काफी बढ़िया डील थी। अब ये भाई गाड़ी में ऐसे तस्वीरें खींचने लगा है जैसे कोई इंस्टाग्राम का बड़ा स्टार हो। और मजे की बात तो ये है कि वो फोटो पर कैप्शन ऐसे लिख रहा है जैसे ये एसयूवी उसी की हो। जिस बड़े भाई की वो बात कर रहा था, उसके गुंडे बाहर आग जलाकर आराम से बैठे हुए थे और बाहर के इस अजीबोगरीब मौसम पर अपनी कमेंट्री झाड़ रहा है। फिंग की गाड़ी वहां आकर रुकती है और होमलेस जो टशन में बाहर निकलता है। बंदा ऐसे भौकाल दिखा रहा है जैसे वही सब कुछ हो। उसके बाकी दोस्तों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि होमलेस जो के पास अब खुद की एसयूवी आ गई है। और ये बंदा इतना घटिया है कि उनसे कह देता है कि उसने इसे अपनी जेब से पूरे 7 लाख सह देकर खरीदा है। फेंग दंग रह जाता है कि गाड़ी के असली मालिक के सामने ही ऐसी बकवास करने के लिए होमलेस जो में कितनी हिम्मत है। अगले सीन में वो गुंडा हान फेंग को अपने बॉस के पास ले जाता है। जैसा कि एक गैंग लीडर से उम्मीद होती है, उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे। वो अपने भाई को वहां देखकर चिढ़ जाता है और तुरंत उस सुनहरे बालों वाले गुंडे को बाहर जाने का इशारा करता है। इस पर होमलेस जो सारा मामला हान फेंग पर डाल देता है और कहता है कि उसके इस दोस्त को एक बंदूक खरीदनी है। ये सुनकर वो गैंग लीडर शुरुआत में हैरान होकर हमारे हीरो को एक खतरनाक लुक देता है। हान फेंग बुरी तरह डर जाता है, जबकि बॉस इस बात से थोड़ा चिढ़ा हुआ है कि वो लोग एक मामूली सी बंदूक के लिए इतनी दूर चले आए, जबकि वो इससे कुछ ज्यादा दिलचस्प चीज ढूंढ सकते थे। फिर बॉस अपने गुर्गे से एक हैंड गन लाने को कहता है, जिसे 6,000 की कीमत पर हान फुंग की तरफ उछाल दिया जाता है। हमारा हीरो इन छोटी मोटी पिस्तौलों से खेलने के मूड में नहीं था। वो तो सीधे जॉन विक बनने की तैयारी में था। इसलिए वो स्कोप वाली एक बड़ी बंदूक की मांग करता है। इस लड़के की इतनी हिम्मत देखकर बॉस भी चौंक जाता है और स्नाइपर राइफल मांगने के लिए उसे आड़े हाथों लेता है। वो हैन फंग को याद दिलाता है कि वो यहाँ मोल भाव करने या किसी शॉपिंग मॉल की तरह घूमने की हैसियत में नहीं है। हाँ, वो बॉस काफी घमंडी किस्म का आदमी है, जो बिना किसी बात के गुस्सा हो रहा है। तभी होमलेस जो अपनी मनगढ़ंत कहानियों का पिटारा खोल देता है। वो फिर से एक नई कहानी बुनता है और इस बार वो हैन फंग की पत्नी के बारे में बताता है, जिसने उसे 3 बार धोखा दिया था। उसकी इस दुख भरी कहानी के खत्म होते होते बॉस गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे हीरो के लिए उसके दिल में हमदर्दी जाग उठती है। ये बकवास कहानियां किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं। खैर, बॉस आखिरकार स्नाइपर राइफल देने के लिए मान जाता है, लेकिन कहता है कि इसमें कुछ दिन लगेंगे। हान फेंग राहत की सांस लेता है कि उसका काम बन रहा है। वो अपने चेले चेंगजी से कहता है कि इसके लिए एक सेमी ऑटोमेट गन का भी इंतजाम कर दिया जाए। बॉस को सच में उस पर तरस आ जाता है और वो उसे तोहफे के तौर पर एक मुफ्त बंदूक दे देता है। हान फिंग तो बिल्कुल दंग रह जाता है जब वो देखता है कि बॉस उसे बिना किसी पैसे के हैंडगन दे रहा है। अपना आभार जताते हुए हमारा हीरो इस गैंग को एक बेहद जरूरी जानकारी देने का फैसला करता है। उन्हें बताता है कि सरकार में उसके अच्छे संपर्क हैं और यहाँ से मौसम की हालत बद से बदतर होने वाली है। इसका मतलब है कि उन्हें जल्द से जल्द राशन और जरूरी सामान जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बार हान फेंग के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, जिससे उसकी सलाह और भी गंभीर लग रही थी। बॉस उसकी सलाह मानने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह बॉस के साथ उनकी ये मुलाकात खत्म होती है। वापस लौटते समय
होमलेस जो डींगे मारता है कि उसने कैसे एक मंझे हुए बिचौलिए की तरह मीटिंग संभाली। उसे ये भी लगता है कि अच्छा हुआ आज उसके भाई का मूड बढ़िया था। इस पर हैनफिंग बेहद शुक्रगुजार होता है और उसके लिए सिगरेट का एक पैकेट खरीदने की इच्छा जताता है। होमलेस जो पहले तो शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन फिर आखिरकार मान जाता है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि वो इस काम के बदले सिगरेट के पूरे 8 कार्टन मांग बैठता है, ये सोचकर कि ये तो एक मामूली सी मांग है। अपनी बकवास में लगा हुआ था। तब हैनफिंग अपनी चेकलिस्ट पर ध्यान दे रहा था। तबाही से बचने के लिए अब उसके पास लगभग सब कुछ था और बाकी का समय वो अपनी शक्तियों को समझने में लगाने वाला था। अब बस उसे खाने पीने की समस्या का हल निकालना था, जिसके बाद सब कुछ आसान हो जाता। लेकिन जैसे ही वो पूरे भरोसे के साथ अपनी प्लानिंग कर रहा था, तभी होमलेस जो के सामने ही उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत बुरी तरह गिर पड़ता है। दर्द से तड़पते हुए हैनफिंग के पैर की हालत खराब हो जाती है। होमलेस जो को तो समझ ही नहीं आता कि अचानक ये क्या बकवास हो गई। हीरो को पूरा शक है कि उसका पैर टूट चुका है। वो जो को चाबी थमाता है ताकि वो गाड़ी चलाकर उन्हें अस्पताल ले जा सके। लेकिन उसकी तरफ खामोशी से देखते हुए वो सुनहरा गुंडा शर्मिंदगी के साथ बताता है कि उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, इसलिए उन्हें पुराने तरीके से ही जाना होगा। वो गुंडा हमारे हीरो को सहारा देकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नज़ारा इतना दर्दनाक था कि हान फेंग इस मुसीबत से बचने के लिए तुरंत एक टैक्सी बुक कर लेता है। अगले सीन में हम अस्पताल पहुंचते हैं। वहां रिसेप्शन एरिया में हेड नर्स जी योन नाइट शिफ्ट पर काम कर रही है और देखती है कि कैसे हर बीतते घंटे के साथ बर्फबारी और तेज होती जा रही है। उसे हॉल में आने के लिए एक इमरजेंसी कॉल आती है क्योंकि वहां स्टाफ की कमी है। वैसे हमारे हीरो का पैर सचमुच टूट चुका था। वो अस्पताल में है और फ्रैक्चर की रिपोर्ट देखकर काफी परेशान है। दवाई लेकर जाने से पहले उसे 1 घंटे तक निगरानी में रहना होगा। उसने हर चीज की प्लानिंग की थी, लेकिन एक छोटी सी दुर्घटना ने सब चौपट कर दिया। तभी ब्रदर ली उसे अलविदा कहता है, ये बताते हुए कि अपने बेहद बिजी शेड्यूल की वजह से उसे कई सारी डील्स संभालनी है। इससे हान फेंग फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। वो बिल्कुल अकेला रह गया है और इस बार उसे अपने चोटिल पैर का भी ध्यान रखना है। अस्पताल लोगों से खचाखच भरा हुआ है और इस पागल कर देने वाले मौसम और गिरते तापमान की वजह से मरीजों की तादाद अचानक बढ़ गई है। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बाहर के हालात कितने बदतर होने वाले हैं। फिंग अपनी दवाइयों का इंतजार कर रहा है, लेकिन लाइन बहुत ज्यादा लंबी है। भी उसकी नजर दूर खड़ी उस खूबसूरत हेड नर्स पर पड़ती है जो मरीजों की नब्ज टटोलकर उनकी मदद कर रही थी। वो अस्पताल में काफी भरोसेमंद है, इसलिए डॉक्टर और बाकी नर्सें भी उसकी मदद लेकर खुश रहते हैं। उसे काम करते देख हमारे हीरो के होश उड़ जाते हैं। हैन फेंग उस पर लट्टू हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि इतनी कम उम्र में कोई हेड नर्स कैसे बन सकता है। वो हर मरीज के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही थी और उसका मासूम चेहरा तो वाकई कमाल का था। हाँ, वो फिर से लट्टू हो चुका है, लेकिन इस बार किसी और लड़की पर। जब वो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर ही रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मदद के लिए पुकारता है और वो तुरंत उनके पास दौड़ कर आती है। वो बताते हैं कि उनकी पीठ में अचानक दर्द हो रहा है, लेकिन जिन यान उन्हें याद दिलाती है कि अस्पताल में पहले से ही स्टाफ की कमी है, इसलिए उनके इलाज में थोड़ा समय लगेगा। इस ठरकी बूढ़े का असली मकसद तो हेड नर्स का फायदा उठाना था। वो चुपके से उसके पैरों के नीचे कैमरा लगा देता है ताकि उसकी फोटो खींच सके, जबकि वो बेचारी मासूमियत से उसकी मदद करने में लगी थी। वो उससे वादा करती है कि भीड़ कम होते ही वो उसका एक्सरे करवा देगी, लेकिन वो बुढ़ा यहीं नहीं रुकता। पूरी तरह से अपनी ठरकी हरकतों पर उतर आता है और उसे गलत तरीके से छूने लगता है। वो नादान हेड नर्स अब भी उस पर कोई शक नहीं करती और उसे भरोसा दिलाती है कि जल्द ही कोई डॉक्टर आकर उसकी जांच करेगा। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होती है, जब वो बूढ़ा अपनी हदें पार करते हुए नर्स को पीछे से गलत तरीके से छू लेता है। इससे पहले कि वो कोई और घटिया हरकत करता, हमारा हीरो अपनी बैसाखी सीधे उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर हेड नर्स घबरा जाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। वहीं हैन फेंग माफी मांगते हुए बहाना बनाता है कि उसे बैसाखी चलानी नहीं आती। हाँ भाई, क्योंकि जब तुम्हें कोई चीज चलानी नहीं आती तो तुम उसे पूरी ताकत से किसी के मुंह पर ही दे मारते हो। हैन फेंग उस बूढ़े का फोन चेक करने का नाटक करता है, जबकि वो बूढ़ा उसे रुकने के लिए चिल्लाता रहता है। तभी हमारे हीरो को वो फोटो दिख जाती है जो उसकी गैलरी में थी और उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे यकीन नहीं होता कि इस कमीने ने न सिर्फ नर्स की फोटो खींची, बल्कि उसे इस तरह छूने की हिम्मत भी की। वो तुरंत उसे डांटता है और सिक्योरिटी बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी देता है।
वैसे भी अस्पताल से एक बकवास मरीज कम ही होगा, खासकर ऐसा जो दूसरों का फायदा उठाने आया हो। साथ ही हैन फंग का फोन वापस करने का कोई इरादा नहीं है और वो धमकी देता है कि अगर उसने इस ठरकी बुड्ढे को दोबारा ऐसी हरकत करते पकड़ा तो वो ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर डाल देगा। वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो बुढ़ा गुस्से में वहां से भाग खड़ा होता है। हाँ, वही आदमी जिसे एक सेकंड पहले पीठ में दर्द था, वो अचानक रोशनी की रफ्तार से अस्पताल से बाहर भाग जाता है। उसकी रफ्तार देखकर हेड नर्स भी दंग रह जाती है। इस बीच हन फुंग को लगने लगता है कि इस दुनिया में कुछ लोग वाकई नासमझी की हदें पार कर चुके हैं। उसे वो फोटो दिखाता है और बताता है कि उस आदमी की नीयत शुरू से ही खराब थी। हन फुंग चाहता है कि वो खुद इस मामले को संभाले और पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए उसे वो फोन सौंप देता है। जी यॉन बहुत खुश होती है और फोन ले लेती है, लेकिन तभी वो एक हैरान करने वाला सवाल पूछती है कि क्या हैन फेंग का पैर जख्मी नहीं था, और इस बात ने उसे याद दिलाया कि उसका पैर तो फ्रैक्चर है और वो बस जोश जोश में खड़ा हो गया था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है, उसका दर्द अचानक बढ़ जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। कुछ देर बाद वो जल्दी से उसके पैर पर अच्छे से पट्टी बांध देती है। खुशकिस्मती से अब हैन फेंग को ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। हेड नर्स उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि वो आगे से किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देगी। लेकिन जब वो ये कही रही होती है कि हमारे हीरो का पैर सीधे उसकी दो पर्सनालिटीज के बीच जा घुसता है, फेंग को लगने लगता है कि ये लड़की इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। जिन योंग को फिर से अपनी ड्यूटी के लिए बुला लिया जाता है। वो हड़बड़ाहट में वहां से भागती है और हमारे हीरो को याद दिलाती है कि वो एक हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए जरूर आए। हन फेंग मन ही मन सोचता है कि बदकिस्मती से वो उसे कभी दोबारा नहीं देख पाएगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। वो इसी उदास सोच के साथ वहां से निकल जाता है। अगले दिन मौसम के हालात और भी बदतर हो जाते हैं। दुनिया भर में तापमान में भारी गिरावट की खबरें दिखाई जा रही थी। यहाँ तक कि दुबई और मिस्र में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बारे में पहले कभी सुना नहीं गया। 40 देशों के एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ताकि चर्चा की जा सके कि आखिर चल क्या रहा है। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कड़ाके की ठंड बस कुछ ही दिनों की है और जल्द ही खत्म हो जाएगी। फिर भी लोगों को घरों के अंदर रहने और सुरक्षित रहने के लिए सही नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। वैसे हैन फुंग अपने मॉडिफाइड कमरे में बिल्कुल बेफिक्र बैठा है। उसके पास लगातार गर्मी देने वाला हीटर है और सच कहे तो उसे किसी बात का डर नहीं है। खबरों में लगातार दिखाया जा रहा है कि ये आपदा टल जाएगी, लेकिन वो जानता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब जनता को शांत रखने के लिए बोला जा रहा झूठ है। ये पूरी तरह बकवास है और उसे खुद पर गुस्सा आता है कि पिछली बार उसने इन पर भरोसा करके जोकर जैसी बेवकूफी की थी। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है। वो पूरी तरह से तैयार है। उसके पास राशन का पूरा स्टॉक है और उसका हीटिंग सिस्टम भी चालू है। फिलहाल उसे परेशान करने वाली कोई बात नहीं थी। तभी बिल्डिंग का ग्रुप चैट अचानक मैसेज से भर जाता है, जहां लोग बात कर रहे थे कि ठंड कितनी भयानक होती जा रही है और उनके लिए खुद को गर्म रखना मुश्किल हो रहा है। इस ग्रुप चैट में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एक अनजान शख्स ने सीधे सीधे दावा कर दिया कि हिमयुग यानी आइस एज की तबाही शुरू होने वाली है और ये बर्फीला तूफान पृथ्वी के अंदरूनी बदलावों की वजह से आया है। ये मैसेज देखकर हान फेंग चौंक जाता है, क्योंकि अभी किसी को भी इस बारे में पता नहीं होना चाहिए था। हान फेंग तुरंत समझ जाता है कि उसे इस रहस्यमयी शख्स से सावधान रहना होगा। आखिरकार इस कहानी का हीरो होने के नाते सिर्फ उसे ही इस आने वाली तबाही का पता होना चाहिए था। जो लोग कभी इस सोसाइटी में खुशी खुशी रहते थे, वो अब गुस्से में पागल होकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को टैग करने लगे ताकि वो इस बर्फीले तूफान से पैदा हुई मुसीबतों को ठीक करे। चूंकि इतने सारे बोरिंग मैसेज पढ़ना काफी उबाऊ था, इसलिए ये ग्रुप चैट बदल जाता है एक मजेदार नजारे में, जहां सभी लोग बिल्ली के छोटे छोटे अवतारों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये गुस्से से लाल लोग इस स्थिति से बिल्कुल खुश नहीं थे। अगर गेट के सामने इसी तरह बर्फ जमा होती रही तो वो राशन खरीदने भी बाहर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने इतना सारा पैसा दिया है, फिर भी उन्हें ऐसी घटिया सर्विस मिल रही है। वो प्रॉपर्टी एजेंट से सीधे बात करना चाहते हैं ताकि उनका पैसा वसूल से। दूसरी तरफ सोसाइटी की मैनेजमेंट टीम भी बुरी तरह घबराई हुई है और इस असुविधा के लिए लगातार माफी मांग रही है। इस खराब मैनेजमेंट की वजह से लोगों का गुस्सा सिर्फ इन झूठी माफियों से शांत होने वाला नहीं था। सच कहे तो वो अब अपना रिफंड मांग रहे थे, क्योंकि ये सर्विस किसी काम की नहीं थी। इस सारे हंगामे के बीच हमारा हीरो हान फुंग इन निवासियों को फालतू की बातों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करते देख काफी चिढ़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी के मालिक के पास कोई जादुई ताकत है जिससे वो इस बर्फीले तूफान को गायब कर दे। लेकिन सोसाइटी में हर किसी ने उम्मीद नहीं खोई है। वहां का एक निवासी जियान जुआयू इतना समझदार है कि वो मानता है
कि वे इस बर्फीले तूफान से लड़ नहीं सकते। उसका बेहतर सुझाव क्या है? ये कि मुश्किलें बढ़ाने के बजाय उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं पूरी तरह से मैनेजमेंट के हाथ से बाहर होती हैं, इसलिए उन पर अपना गुस्सा निकालना बिल्कुल बेकार है। ग्रुप में हर कोई जियान की इस समझदारी भरी बात से सहमत नहीं था। ये लोग इतने नासमझ और स्वार्थी थे कि मिलकर काम करने के बजाय वो जियान को ही खरी खोटी सुनाने लगे कि वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की चमचागिरी कर रहा है। सिन समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा, बल्कि सिर्फ सच कह रहा है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को इस तरह घेरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहस करने से कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन भीड़ एक बार फिर शांत होने से मना कर देती है, जब तक कि बाहर की बर्फ साफ न कर दी जाए, ताकि वे राशन खरीद सके। आखिर भूखे मरना कोई नहीं चाहता। इस बेवकूफ भीड़ को समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर बाहर की बर्फ साफ हो भी गई, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे की सड़कें खुली होंगी। इसलिए वो सुझाव देता है कि उन्हें पैदल ही दुकान तक जाना चाहिए, क्योंकि पैदल चलने का रास्ता साफ करना सड़कों को साफ करने से कहीं ज्यादा आसान है। इसी बीच हान फेंग उस बंदे को पहचानकर अपना मुंह बना लेता है, जो यहाँ मुफ्त का ज्ञान बांट रहा था। जिस तरह से हमारा हीरो उसे देख रहा था, उससे साफ था कि उनका पुराना रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। तभी चैट में एक गुस्से वाला बंदा आता है, जो बिना किसी बकवास के सीधे मुद्दे की बात करता है। वो साफ कहता है कि अगर किसी को खाना खाना है, तो उसे बाहर आकर सड़क साफ करने में मदद करनी होगी, वरना सिर्फ बातें बनाने से बाहर की बर्फ पिघलने वाली नहीं है। इसके बाद वो लॉग ऑफ कर देता है। बंदा आगे आता है, जो नीचे जाकर बाहर की बर्फ साफ करने में मदद करने के लिए तैयार था। ये कड़वा बोलने वाला गुंडा भी कोई ऐसा शख्स था जिसे हान फेंग पहले से जानता था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाकी लोग भी सड़क साफ करने के लिए बाहर आने लगते हैं। यहाँ तक कि नाजुक हसीनाएं भी इस नेक काम के लिए अपने हाथ गंदे करने को तैयार हैं। और वहाँ हमारी जानी मानी यूना भी है, जो मदद के लिए खुद आगे आ रही है। समझ नहीं आता कि उसके जैसी कामचोर लड़की इस काम के लिए तैयार कैसे हो गई। असल में उसका ये दिखावा सिर्फ उन ठरकी लड़कों को लुभाने की एक चाल है, जो नहीं चाहते कि पुरुषों के होते हुए ऐसी खूबसूरत लड़की को कोई तकलीफ उठानी पड़े। जैसा कि उम्मीद थी, उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल दी। आखिर उस जैसी मतलबी और घटिया औरत से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। हैन फंग चैट से लॉग आउट कर देता है और उसके चेहरे पर साफ चिढ़ देखी जा सकती है। जब बात उसका मूड खराब करने की हो, तो ये औरत कभी पीछे नहीं रहती। और अब वो सच में उसे मैसेज कर रही है, पूछने के लिए। खैर, क्योंकि वो जानती है कि ये बेताब दीवाना उसके कहने पर कुछ भी कर देगा। वो चाहती है कि वो उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आए। वो अपनी खुली टांगों, थाइज और नाम मात्र के कपड़ों वाली एक बोनस तस्वीर भी भेजती है, जिसका निशाना सीधे हमारे हीरो के दिल पर होता है। इस कड़ाके की ठंड में भी इतने कम कपड़ों में रिझाने की उसकी इस मेहनत को पूरे 10 में से 10 नंबर देना चाहता है। लेकिन टूटी टांग के साथ चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो उसे चिढ़ाने के लिए एक ऐसा मैसेज भेजने का फैसला करता है, जिससे उसका खून खौल उठे। और हुआ भी यही। उसका तीर निशाने पर लगा। वो इतनी चिढ़ गई कि उसका मन उसे पैरों तले कुछ लेने का करने लगा। अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। बर्फीले तूफान को शुरू हुए आज तीसरा दिन है, और तापमान पहले ही -20 डिग्री से नीचे जा चुका है। चूंकि ये आने वाली तबाही की महज शुरुआत थी, इसलिए सेंट्रल हीटिंग अभी भी चल रही थी। लोगों के टाइम पास के लिए इंटरनेट भी चालू था। तो किसी बोर हो रहे लड़के की तरह हैन फंग भी बस दिन भर टिकटॉक स्क्रॉल करता रहता और हॉट लड़कियों के शॉर्ट्स देखता रहता। लेकिन सच कहे तो उसे इसमें मजा नहीं आ रहा था। असल में वो पहले ही बोर हो चुका था, जबकि इस कयामत को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। इससे वो सोचने लगा कि अकेलापन एक इंसान से क्या कुछ करा सकता है। उसका टूटा हुआ पैर भी उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा था, जिसने उसे एक ही जगह पर कैद करके रख दिया था। और पूरी तरह ठीक होने में उसे कम से कम कुछ महीने लगने वाले थे। कोई और रास्ता ना होने पर वो फिर से एक के बाद एक वीडियो देखने में खो जाता है। एक न्यूज रिपोर्ट में उसे कुछ ऐसा हैरान करने वाला दिखा, जिसे देखकर वो दंग रह गया। पता चला कि एक बंदे के पास खुद को ठीक करने की गजब की ताकत है। डॉक्टरों के मुताबिक वो बंदा 15वीं मंजिल से नीचे गिरा था, जिससे उसके अंदरूनी अंग और हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो गई थीं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बंदा सचमुच रिकवर होने लगा। मतलब वो खुद को हील कर रहा था। सुपरनैचुरल ताकतों के बारे में सोचकर हान फेंग को ये देखकर उसे याद आया कि कुछ तरकीबें तो उसके पास भी थीं। उसने अपने हाथ पर चमकने वाली उस जानी पहचानी हरी रोशनी को जगाया और ठीक करने की कोशिश करने लगा, अपनी टूटी हुई हड्डी को। लेकिन वो हरी रोशनी बिना कुछ किए ही गायब हो गई। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी।
अपनी हार मानकर वो सोफे पर गिर पड़ा और निराश हो गया कि पल भर के लिए जागी उसकी उम्मीदें टूट गईं। घंटों तक लगातार फोन चलाने के बाद और आखिरकार वो धीरे धीरे नींद की आगोश में खोने लगा। सपने में उसने आदिवासियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और वो एक विशाल बकरे की सवारी कर रहा था। सिर्फ एक बकरा नहीं, बल्कि बकरों का एक पूरा झुंड उसके पीछे चल रहा था, जिनके सिर हवा में उड़ते हुए हिल रहे थे। इस दूर से लिए गए शॉट में देखा जा सकता है कि बकरों का ये विशाल झुंड उसके ठीक पीछे चल रहा है। लेकिन अचानक इस मजेदार सवारी पर तब ब्रेक लग गया जब बकरे ने अचानक रुककर उसे अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। उनमें से एक बकरा उसकी टांग को चाटने लगा। उसे बकरी की ये अजीब सी हमदर्दी उसे काफी घिनौनी लगी और उसने उस जीव को खुद से दूर धकेल दिया। बकरा गुस्सा हो गया। तभी उस बकरी ने अपनी अजीबोगरीब लंबी जीभ बाहर निकाली और उसे हैन फुंग के पैर पर लपेट दिया। उसे सीधे आसमान की तरफ खींच लिया। टांग के जिस हिस्से पर जीभ लिपटी थी वो तुरंत ठीक होने लगा। ठीक उसी पल हैन फुंग घबराकर पसीने पसीने होते हुए उठ बैठा। सच में उस अजीब सपने ने उसे इतना डरा दिया था कि वो ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर हो गया था। तभी उसने ध्यान दिया कि उसकी टांग से हरी रोशनी निकल रही है, जो उसके खुद ब खुद ठीक होने का इशारा थी। कुछ ही देर बाद उसने सावधानी से अपनी पट्टियां खोली और धीरे से अपना पैर जमीन पर रखा। हैरानी की बात थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। ऐसा लगा कि उस हरी रोशनी ने उसे ठीक होने में मदद की थी, लेकिन सिर्फ उसके सोने के बाद। इस अजीब बात को परखने के लिए उसने एक तेज चाकू उठाया ताकि वो खुद को चोट पहुंचाकर देख सके कि क्या वो दोबारा ठीक हो पाता है। कांपते हाथों से उसने न चाहते हुए भी एक छोटा सा कट लगाया अपनी तर्जनी उंगली पर। जब वो अपनी इस नई ताकत का टेस्ट ले रहा था, चलिए बाहर का नजारा देखते हैं। वहां गुस्साए पड़ोसियों की भीड़ आखिरकार अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रही थी। उन सभी की मिलीजुली कोशिशों से उन्होंने मुख्य दरवाजे के सामने का रास्ता साफ कर दिया था। इसका पूरा श्रेय जांग को जाता है, जिसने एकता की ऐसी बात कही कि सब काम पर लग गए। फिर जांग ने उस बुजुर्ग की खास तारीफ की जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। बदले में उस बुजुर्ग ने उन जुड़वां भाइयों की तारीफ की जो उतनी ही लगन से काम कर रहे थे। फिर एंट्री होती है सबकी पसंदीदा हॉट नर्स जिन जियान की। फिसलन भरी बर्फ पर चलने की कोशिश कर रही थी। जुड़वां भाइयों की नजर इस मुसीबत में फंसी हसीना पर पड़ती है और वो उसे सहारा देकर उठाते हैं। इसके बाद जुड़वां भाई फैसला करते हैं कि वो आगे का रास्ता साफ करने के लिए वापस काम पर लग जाए और उससे कहते हैं कि अगर कोई और मदद चाहिए हो तो आवाज दे दे। जिंग ने देखा कि बर्फबारी तेज होती जा रही है, इसलिए उसने सबको सलाह दी कि वे जल्दी से राशन खरीदकर जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आएं। जब सामान की आती है तो उस बुजुर्ग को अचानक कुछ याद आता है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि ये बात बताने लायक है जब तक कि जांग ने जोर नहीं दिया। वो उस आदमी ने कुछ दिन पहले की एक अफवाह के बारे में बताया। दरअसल किसी ने एक पड़ोसी को छोटे ट्रक में भरकर राशन लाते देखा था, जैसे वो अभी अभी वहां शिफ्ट हो रहा हो। इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। किसी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते समय अपना सामान लाना तो काफी नॉर्मल बात है। लेकिन तभी वो बुजुर्ग एक दिलचस्प बात जोड़ता है। उसने ध्यान दिया था कि उस आदमी के पास गैस टैंक और एक अंगीठी भी थी। ये सब तो नॉर्मल शिफ्टिंग का सामान बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा लग रहा था जैसे वो बंदा इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा हो। इससे पहले कि वो इस बारे में और सोच पाते, जुड़वां भाई अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर वापस आ जाते हैं। भी अचानक वहां एक बंदा आ टपका जो साफ तौर पर उस बूढ़े आदमी की बातें सुन रहा था और उस इंसान के बारे में और जानने के लिए बेताब था जो ठंड से बचने की तैयारी पहले से ही कर रहा था। इस उत्सुक लड़के को तुरंत लियू यान की तरफ से एक जोरदार स्नोबॉल पड़ती है, जो चाहती थी कि वो काम चोरी बंद करे और वापस काम पर लग जाओ। फिर उसने बीच बचाव करके बहस को रोका और सबको आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि मुख्य रास्ता साफ हो चुका था। जिन भी शॉपिंग पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड था। इसी बीच उस बूढ़े आदमी ने जांग से उसकी राय पूछी कि क्या उस नए पड़ोसी को इस बर्फीले तूफान के आने का पहले से अंदाजा था। एक पल के लिए सोचता है और फिर बड़ी चालाकी से बात को टाल देता है। वो कहता है कि ये बर्फीला तूफान जल्द ही थम जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बदतर से बदतर हालात भी हुए, लेकिन अगर ये तूफान नहीं रुका तो वे खुशकिस्मत हैं कि उनके पास राशन से भरा पूरा एक ऐसा पड़ोसी है जो इस मुसीबत में सबकी मदद कर सकता है। तो देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है। दुकान की तरफ उनका सफर आगे बढ़ता है। बर्फीला तूफान और तेज हो जाता है, जिससे सबको और तेजी से कदम बढ़ाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमारा आलसी हीरो हनफेंग अभी भी अपने आरामदायक अपार्टमेंट में मजे से सो रहा था। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होने से उसकी नींद टूट जाती है और बाहर से कोई जानी पहचानी आवाज उसे पुकार रही थी।
जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर खड़ा मेहमान कोई और नहीं बल्कि होमलेस जो था, जिसके हाथ में वो बढ़िया सामान था जो हमारे हीरो ने मंगवाया था। ये बॉस लियू की तरफ से भेजा गया वही तोहफा था जिसका वादा किया गया था। ब्रदर ली इसे लाने के लिए इसलिए मान गया था क्योंकि उसने पहले से ही काफी सामान जमा कर रखा था और अब उसे बाकी लोगों की तरह राशन के लिए पूरे शहर में पागलों की तरह भटकने की जरूरत नहीं थी। फिर भी इस खराब मौसम में आने के लिए हान फेंग उसका शुक्रगुजार था। ब्रदर ली के पास एक बेहद दिलचस्प खबर भी थी, जिसे लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी थीं। कल रात किसी अनजान शख्स ने पूर्वी इलाके के एक सुपरमार्केट की सारी अलमारियां खाली कर दी थीं, और जब कल बॉस लियू के गैंग ने बर्फ साफ करके रास्ता बनाया, तो उन्हें वहां लेकिन सुपरमार्केट में सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। हान फुंग के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि कोई एक ही रात में इतने बड़े सुपरमार्केट को पूरी तरह खाली कर सकता है। आखिर ऐसा कौन कर सकता था? ब्रदर ली की बातों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये वाकई में हुआ था। हान फुंग को अब एहसास होने लगा था कि उसके आसपास उसकी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा अजीब चीजें घट रही हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अकेला नहीं है जिसे सुपर पावर्स मिली हैं। एक पल के लिए तभी ब्रदर ली ने आकर उसके विचारों पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने हैन फुंग को और गर्म कपड़े पहनने और अपना ख्याल रखने की सलाह दी। इतना कहकर वो अलविदा बोलकर चले गए। अब जाकर हमारा हीरो अकेला था और शांति से सब कुछ सोच सकता था। कल रात जो कुछ भी हुआ था, उसका कोई लॉजिकल कारण ढूंढने की कोशिश करने लगा। एकमात्र स्पष्टीकरण जो उसके दिमाग में आया वो ये था कि ये काम नॉवेल्स और कॉमिक बुक्स की तरह किसी सुपर पावर वाले बंदे का हो सकता है, जो अपने पर्सनल सब स्पेस में असीमित मात्रा में सामान छिपाने की ताकत रखता हो। अब बस एकमात्र सवाल ये था कि क्या इस दुनिया में वाकई ऐसे काबिलियत वाले लोग हो सकते हैं, और इसका जवाब बेहद आसान था। जब खुद उसके पास सुपर पावर्स थीं, तो किसी और के पास भी हो सकती थीं। ये एक परेशान करने वाला खुलासा था। अब हन फेंग एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे अपनी सुपर पावर्स को और गहराई से परखने की जरूरत थी, ताकि जब उसका सामना दूसरे सुपर पावर वाले लोगों से हो, तो उसके पास उनसे निपटने की अपनी एक रणनीति तैयार हो। उसे अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ साथ अपनी पावर्स की लिमिट को भी जानना ही था। ऐसा करने के लिए उसने अपनी डायरी खोली और अपनी पावर्स के बारे में पहले से मालूम सच का अध्ययन करने लगा। इस मोड़ पर वो ये जान चुका था कि उसकी ताकत पेड़ पौधों और जानवरों दोनों तरह के खाने के साथ रिएक्ट कर सकती है। इसकी मदद से वो उन्हें तेजी से उगा सकता था, उनका साइज बढ़ा सकता था और उन्हें फ्राई भी कर सकता था। भले ही उनका स्वाद बेहद बकवास था, पर फिर भी काम चल जाता। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थीं जिनके बारे में उसे बाद में पता चला। इस ताकत के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी, और अलग-अलग चीजों के लिए ये अलग थी। मिसाल के तौर पर सोयाबीन के पौधे को उगाने का चांस सिर्फ 10% था, और मीट के लिए तो ये और भी कम था। हनफुंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब इस तरह क्यों काम कर रहा है। उसकी पावर के असर से सोयाबीन उसके हाथ में ही एक अजीब से हरे धुएं के साथ फट गया, और एक नॉर्मल पौधे की जगह हमारे हीरो के हाथ में एक पत्थर आ गया, वो भी बदबूदार पत्थर। ये सब उसे चिढ़ाने लगा था। फेल होने का रेट बहुत ज्यादा था। हैन फेंग को अपनी पावर का सही इस्तेमाल सीखना ही था, और उसने जी तोड़ प्रैक्टिस करने का पक्का इरादा कर लिया। आखिर प्रैक्टिस से बेहतर कोई तरीका नहीं है किसी स्किल को सीखने का। इसलिए उसने बिना वक्त गंवाए देर शाम तक कड़ी मेहनत की। वो कामयाब हो गया। हैन फेंग के हाथों में फलियों से लदा एक ताजा और जिंदा सोयाबीन का पौधा था। ये कामयाबी उसे इतनी आसानी से नहीं मिली थी। वो पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुका था, और उसका शरीर उसके अपार्टमेंट के लिए किसी हीटर की तरह गर्म हो गया था। लेकिन अपनी पावर के सक्सेस रेट को बढ़ाने के कुछ नियम समझने के लिए उसे ये कीमत तो चुकानी ही थी। उसने पता लगाया कि ये हरी रोशनी वाली एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और अलग-अलग चीजों के न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से इस हरी रोशनी को अलग-अलग समय के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप इसके इस्तेमाल के सही समय का अंदाजा नहीं लगा पाते, तो आप फेल हो जाएंगे और हाथ में सिर्फ एक जला हुआ बदबूदार पत्थर रह जाएगा। यानी आपको हर चीज के लिए उसके बिल्कुल सही कुकिंग इंटरवल का पता होना चाहिए। इससे हैन फेंग को कुछ जाना पहचाना याद आता है। एक दशक पहले आया वो पॉपुलर म्यूजिक और डांस ऑनलाइन गेम, जिसमें आपको सही समय पर सही बटन को रिदम में दबाना होता था। ये भी मुमकिन था कि इस एनर्जी की वैल्यू की तुलना ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं जैसी दिशाओं से की जा सकती थी। उस चीज को दी जाने वाली एनर्जी की मात्रा हर सेकंड बिल्कुल सही होनी चाहिए। और आखिरकार एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचते ही इस प्रोसेस को रोकना पड़ता है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी, और हर सोयाबीन एक पौधा बन जाएगा। पौधों पर कामयाबी मिलने के बाद हनफुंग ने मीट पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जाहिर है,
मीट सब्जियों से काफी अलग था। अगर इस प्रोसेस में थोड़ी भी गड़बड़ होती तो वो मीट एक घिनौने काले कीचड़ में बदल जाता। मीट को बदलने के नियम भी काफी हद तक वैसे ही होने चाहिए थे। सबसे पहले तो ये पता लगाना था कि मीट को कितनी एनर्जी की जरूरत है। सब कुछ ठीक ठाक और प्लान के मुताबिक चलता दिख रहा था, पर असली दिक्कत तो अब सामने आई। वो चिकन लेग भी पिछले वाले की तरह एक घिनौने काले कीचड़ के साथ फट गया। ऐसा लग रहा था कि पेड़ पौधों के मुकाबले मीट पर हाथ साफ करने में उसे कहीं ज्यादा वक्त लगने वाला है। बार बार हान फेंग कोशिश करता और नाकाम हो जाता। एक के बाद एक चिकन लेग्स फटते जा रहे थे। नाकामियों के इस सिलसिले का कोई अंत नहीं दिख रहा था। आखिरकार हमारे हीरो के सब्र का बांध टूट गया। वो हताश होकर चिल्ला उठा और इस बड़ी हुई मुश्किल वाली कमबख्त एबिलिटी को कोसने लगा। लेकिन हमारा हीरो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। और जहां एक तरफ खिड़की के बाहर बर्फबारी तेज होती जा रही थी और तापमान लगातार गिर रहा था, वहीं हान फेंग ने अपनी कोशिशें बंद नहीं की। पूरे किचन में उसके एक्सपेरिमेंट्स के निशान बिखरे पड़े थे। और तभी वो आखिरी फैसलाकुन पल आ ही गया। सामने था वो आखिरी चिकन लेग। ऊपर नीचे दाएं बाएं लाल और हरी एनर्जी का ये खेल। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई बेहद उलझा हुआ छोटे लेवल का गेम खेल रहा हो। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और जरा सी चूक होते ही सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता। तनाव अपने चरम पर था। और इस लेकिन इस बार हान फेंग कामयाब रहा। उसने चिकन लेग को एक विशाल साइज में बड़ा कर दिया। एक घमंडी मुस्कान के साथ हमारे हीरो ने कहा कि ये मेहनत वसूल हो गई। और वो थका हारा लेकिन खुश होकर जमीन पर ढह गया। आखिरकार मीट को सिंथेसाइज करने का तरीका ढूंढ ही लिया था। बाहर का मौसम दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। न्यूज पर ऐलान किया गया कि आज 17 जुलाई को लगातार तीसरे दिन भी बर्फ का कहर जारी है। देश के हर कोने में हालात एक जैसे हैं और ऐसा लगता है कि इंसानियत हजारों सालों में एक बार आने वाली तबाही का सामना कर रही है। नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार मुस्तैदी से इसके असर से निपट रही है और लोगों की मदद के लिए कदम उठा रही है। इसी खबर को सुनते हुए अगले दिन हान फेंग की नींद खुली। न जाने कितनी उसने पहले भी न जाने कितनी बार ये सब सुना था। वही खोखली चेतावनियां और वादे। टीवी पर बताया जा रहा था कि कैसे भारी बर्फबारी ने ट्रांसपोर्ट, बिजली और इंटरनेट को ठप कर दिया है। लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा और उन्हें बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। जल्द ही प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जाएगी। आखिर में न्यूज एंकर ने सबको घरों के अंदर रहने और बिना वजह बाहर न निकलने की सलाह दी। हान फेंग के लिए इसमें कुछ भी नया नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में वो ये सब पहले ही सुन चुका था। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और फिर तुरंत ही कई और मैसेजेस की बाढ़ आ गई। हान फिंग ने उसने तुरंत देखा कि ये उसके अपार्टमेंट के पड़ोसियों का वही ग्रुप था जो फिर से हंगामा करने लगा था। वो खुद को इस चर्चा में शामिल होने से रोक नहीं पाया। वहां गजब का शोर शराबा मचा हुआ था। हर कोई सुबह की न्यूज पर बात कर रहा था। कुछ लोगों को भरोसा था कि रेस्क्यू टीम आकर उनकी मदद करेगी। वहीं दूसरों को ये सब कोरे वादे लग रहे थे और वे खुद को बचाने के प्लान बना रहे थे। भीड़ में से सिर्फ एक प्रोफाइल अलग दिखी, जिसने उन सीधे साधे लोगों से पूछा कि क्या वे सच में न्यूज में कही जा रही बातों पर यकीन कर रहे हैं। वो बूढ़े अंकल लियू थे, जिन्हें टीवी पर कही जा रही बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि अगर सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता तो रेस्क्यू टीमें बहुत पहले ही आ चुकी होती। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से अफवाहें सुनी थीं कि सरकार देश की राजधानी सिटी ए में बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और दूसरे भारी हथियार इकट्ठा कर रही है। वे शायद तैयारी कर रहे हैं उस जंग की जो बहुत जल्द छिड़ने वाली है। किसी अनजान दुश्मन के खिलाफ एक पूरी जंग छिड़ने की इस खौफनाक आशंका को सुनकर डरे हुए सर्वाइवर से भरे उस ग्रुप चैट में एक सन्नाटा पसर गया। इसके बाद तो लोगों की चिंताएं और बढ़ गईं। वे अंकल लियू से पूछने लगे कि क्या उनकी बात सच है। अगर ऐसा है तो क्या वे सब अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हन फुंग तो बस इस बात से हैरान था कि कैसे अब जंग छिड़ने की नौबत आ रही थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इस तरह के हालातों के बारे में कुछ सुना था। तभी जान ने बीच में टोकते हुए सबको शांत कराया। उसने कहा कि अगर अंकल लियू की बात सच है तो उन्हें खुद को बचाने के लिए सर्वाइवल के तरीके अपनाने होंगे। पड़ोस के कुछ लोगों का राशन पहले ही खत्म हो चुका है और जब सरकार की तरफ से मदद मिलने का कोई ठिकाना नहीं है तो उसने उन लोगों की मदद के लिए एक ग्रुप बनाने का सुझाव दिया जो मुश्किल में थे। बड़े ही जोश के साथ सुझाव दिया कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा सामान है वे अपना कुछ राशन दान कर दें। एक मिसाल कायम करने के लिए मिस्टर जियांग ने जरूरतमंदों को अपना आधा राशन दान करने का वादा किया। बाकी मकान मालिक और लोग दबी आवाज में इस नए सुझाव पर चर्चा करने लगे। लड़के ने मिस्टर जियांग के इस प्रस्ताव का पूरे दिल से समर्थन किया।
क्योंकि इस संकट की घड़ी में हर कोई बस बचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी तरफ से मदद का वादा किया और साथ ही ली होना को भी इसमें घसीट लिया। वो जानती थी ये पागल बंदा, वो क्वान यू, वो सिर्फ इसलिए सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था। होयना को अब अपना बचाव करना पड़ा। उसने अपनी बेचारी लड़की वाली इमेज बनाई और माफी मांगते हुए कहा कि उसके पास कोई फालतू राशन नहीं बचा है, और हमेशा की तरह उसके सिम्स तुरंत उस डायन के बचाव में कूद पड़े। छोटे से हंगामे ने इस पूरे प्लान को लगभग नामुमकिन बना दिया, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से भी एक साथ खड़े होने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार लोगों ने मदद करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग मिस्टर जियांग के इस भावुक भाषण से पिघल गए थे। खाना, कपड़े, दवाइयां, जरूरत की हर चीज सामने आने लगी। जियांग ने मदद के लिए आगे आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। चूंकि संभालने के लिए बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने इस काम की जिम्मेदारी कुछ फ्लैट मालिकों को सौंपना ही सही समझा। खुद इस टीम को लीड करने वाले थे। ये एक अंतरिम इमरजेंसी कमेटी होने वाली थी जो दान में मिले सामान की प्लानिंग और बंटवारे के लिए जिम्मेदार होगी। इस अनाउंसमेंट को पढ़ते ही हैन फेंग मुस्कुरा उठा। ये अंतरिम कमेटी वाला नाटक उसकी पिछली जिंदगी में भी हुआ था। कुछ समय बाद पता चलेगा कि ये सब दूसरों के रिसोर्सेज हड़पने की एक सोची समझी साजिश थी। आज 19 जुलाई थी, यानी कयामत का 5वां दिन। बाहर का तापमान पहले ही -40 डिग्री तक गिर चुका था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भयंकर ठंड की वजह से बिल्डिंग का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बंद हो गया। हीटर के बिना खुद को गर्म रखने के लिए हर कोई पागलों की तरह हाथ पैर मार रहा था। कुछ लोगों ने तो अपने घरों के अंदर ही छोटी सी आग जला ली थी। पिछली टाइमलाइन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हालात अभी से बहुत खराब थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे स्थिति और भी बदतर होने वाली थी। लेकिन हमारा हीरो इस मामले में अपवाद था। हन फुंग के पास अपनी नाकाम रिसर्च से बचा हुआ कोयला था, जो उसकी अंगीठी जलाने के लिए एकदम सही था। मेज पर ठंडी कोला और स्ट्रॉबेरी के का एक स्वादिष्ट टुकड़ा रखा था। जहां तक खुद हन फुंग की बात है, वो वही कर रहा था जो हम में से ज्यादातर लोग उसके हालात में करते। बाहर की दुनिया की परवाह किए बिना सिंगल प्लेयर वीडियो गेम्स खेलना। लेकिन उसके इस सुकून में एक अचानक आए फोन कॉल ने खलल डाल दिया। गेमिंग से ब्रेक लेकर उसने कोक की चुस्की लेते हुए फोन उठाया। लाइन पर ब्लॉक 8 का इंचार्ज था। वे 20 मिनट में सड़कों को साफ करने का प्लान बना रहे थे और उन्हें बेसमेंट कार पार्क में लोगों की जरूरत थी। हैन फेंग ने उस अनजान शख्स को गाली देने से खुद को रोका। इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया था कि बर्फ का गिरना इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाला। न चाहते हुए भी हैन फेंग ने अपने घर के आराम को छोड़कर नीचे मेन लॉबी में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस वक्त पड़ोसियों से दुश्मनी मोल लेना मुसीबत खड़ी कर सकता है। आखिरकार उसे अपने सीक्रेट के पकड़े जाने के खतरे को कम से कम रखना था। गेट पर पहली नजर डालते ही सबको समझ आ गया कि बर्फ ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर ही कैद कर दिया है। बाकी वॉलंटियर्स इस बात से बेहद गुस्से में थे कि उनके पहले साफ किए गए रास्ते अब तक की सबसे ऊंची बर्फ की ढेरी के नीचे दब चुके थे। कम से कम दरवाजा खोलने का फैसला करते हुए वॉलंटियर्स ने हान फेंग को देखा और उसे गेट खुलवाने में मदद के लिए बुला लिया। फिर उन सबने अपना पूरा जोर दरवाजे पर लगा दिया और 3 गिनते ही उसे धक्का दिया। होश तब उड़ गए जब दरवाजा खुलते ही भारी मात्रा में बर्फ अंदर आ गई और लॉबी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। वो तूफान हद से ज्यादा खतरनाक थी और उनमें से कोई भी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब आप इस बर्फीले तूफान के इतने करीब होते हैं, तो आंखें खोलना भी किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा देने जैसा था। फिंक को अपने आरामदायक सोफे को छोड़कर इस हाड़ कंपाने वाली ठंड में मेहनत करने आने पर पछतावा हो रहा था। अगर कोई इस मौसम में बाहर कदम रखता तो उसकी मौत तय थी। शुक्र है कि बाकी वॉलंटियर्स को भी इस बात का एहसास हो गया था। इस कड़ाके की ठंड में बाहर जाने की कोशिश सिर्फ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं भी लगी हो तो प्लीज कर ही दो भाई के लिए, क्योंकि मेरी नींद तो अब रिफंड होने से रही। इतनी रातों तक एडिट किया है कि डार्क सर्कल्स ने अब आधार कार्ड बनवा लिया है। चलिए चलता हूं, अगली कहानी एडिट करनी है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम पर सो लिया कीजिए।